मेरे स्टूडेंट्स, बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप जरूर जाकर देख के आइए। इवन मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियरिफाई हो पाए एग्जैक्टली हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे। जब आप एक क्रम बनाकर देखते हैं तो आपको हर एक चीज आसानी से क्लियर हो पाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप एक सीक्वेंस बना के चलिए। कोई भी अगर पॉइंट ना समझ में आता है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, बट अगर आप एक प्रकार से एक तरफ से वीडियोस देखेंगे तो ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि आपको हर एक चीज समझा दिया जाए। सो दैट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट जो स्टूडेंट नए आए हों उनके लिए मैं एक बार कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऑल क्लासेस कंडक्ट कर सके, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर आपको दिखा देना चाहता हूं कंटेंट क्या क्या हमको पढ़ना है। यहां पर 8 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड सिंथेटिक डाइज। इतनी चीजें हमको पढ़नी जो कि हमने कल भी बताया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं, दूसरा लेक्चर है ये। डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ। अगर आपको बुक, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स दोनों चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ये ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है सारी चीजें नोट्स में वहां पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा उसके लिए। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपको कंप्लीट बुक की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। इसलिए ये ऐप जरूर डाउनलोड करिए। काफी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि केमिस्ट्री सर हम यहाँ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथ कहां से पढ़ें? सो दैट उसके लिए आपको मैं बता दूं, लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट की गई है, सेकेंड सेमेस्टर की क्लास, जो कि आप देख पा रहे हैं 2499 में रखी गई है, 2500 रुपए में। बट अगर आप ऑफर लगाते हैं, मतलब फ्लैट 500 का डिस्काउंट चल रहा है, जाइए तुरंत, आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2052 में ये पूरी बैच मिल जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टोटल लाइव पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे जो क्लासें होती हैं वो रिकॉर्डेड होती है। रिकॉर्डेड मतलब होता है जो चीज लाइव वहां पर चली होती है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर आपको लगे कि मैं क्लास में बैठा हूं, आपका भी नाम लिया जाए, आप जो भी पूछे क्वेश्चन, वहां पर सारी चीजें बताई जाती हैं, ये सारी फैसिलिटी होती है लाइव क्लास में। इवन आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो जाइए ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टोटल कवर कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं चलिए, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं फिजिक्स में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, मैथ में आपका मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, एंड केमिस्ट्री में बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए आगे की चर्चा करते हैं। यहां पर बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। कल जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार आपको बता देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मॉडर्न डिफिनीशन देखी थी इसकी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज देखा था, फिर सोर्स ऑफ डी ग्लूकोज, मतलब कहां से डी ग्लूकोज बन के आता है। डी मतलब होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक प्रकार से, ठीक है। स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज रहता कहां है, मतलब स्टोर कहां होता है, उसके बारे में चर्चा किया था। यूज ऑफ बायोपॉलीमर्स एंड प्लस डी ग्लूकोज के बारे में भी बता दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले अलग अलग क्राइटेरिया में इसे क्लासिफाई किया गया था। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बता देंगे कि कार्बोहाइड्रेट इतने प्रकार के होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के अनुसार देखा जाए तो वो कितने प्रकार के होते हैं। आगे आप पढ़ोगे रिड्यूसिंग नेचर के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। फिर आप पढ़ोगे स्वीटनेस के अनुसार, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को डिस्क्राइब करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। आगे आप देखेंगे कार्बन एटम्स के द्वारा मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। फिर अगर आप नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस करके देखना चाहें तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्क्राइब करते हो। सो दैट सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके कारण, यहां पर ध्यान देंगे, हेडिंग लगा लेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सब लोग हेडिंग लगाएंगे और बताएंगे क्या आपको सब कुछ समझ में आया था पिछली क्लास में, कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ें, आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इसे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, जब बात करें फंक्शनल ग्रुप के डिपेंडेंट पे, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा कार्बोहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहां पर मैं लिख लेता हूं कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में ये डिवाइड किया गया था। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड सेकेंड जो आपका है दैट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये पिछली क्लासेस में आपको कवर मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, बट ऐसा नहीं होता है। पिछली क्लास जाकर देख लो, तभी मैं बता रहा हूं कि यहां पर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने डिटेल में बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। उसकी कई एक प्रकार से कंडीशन थी कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको पिछली क्लासेस में मिलेंगे। तो आप ये जान पाए कि कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार का होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो पता हो गया, बट कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो कि आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा? तो वो कंपाउंड होता है, यहां पर लिख लेंगे, वो कंपाउंड होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में, क्योंकि देखो बात समझो, ग्लूकोज में क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, जबकि आपका फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। एल्डो ग्रुप किस में होता है? ग्लूकोज में। एंड कीटोन ग्रुप जो होता है ना, कीटो ग्रुप, वो आपका मिलता है फ्रक्टोज में। तो यहां पर फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज। अभी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो पूरा फ्रक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए चिंता ना करिए आप लोग। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। फंक्शनल ग्रुप के कंडीशन पर किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है उसका आप एग्जांपल ग्लूकोज बता सकते हो, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है उसका एग्जांपल आप बताओगे फ्रक्टोज। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ या ना? चलो, दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे इसे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, आइए वो देख लेते हैं। रिड्यूसिंग नेचर के अनुसार, मतलब इसके बेसिस पर कितने प्रकार से इसे डिवाइड किया गया। रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार से होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर, इसके अनुसार भी दो प्रकार से ही डिवाइड किया गया है आपका कार्बोहाइड्रेट। यहां पर लिख लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक तो आपका होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक आपका होता है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जैसे सुक्रोज, आप जानते हो ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज जो आप घर में चीनी यूज करते हो, शक्कर, वही होता है सुक्रोज। तो ये होता है सुक्रोज।
बट अगर मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात कर लूं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जैसे आपका जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स, पहले तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर, जैसे आप बता सकते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी कितने होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे, और जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो रिड्यूसिंग शुगर होता ही है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो भी आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और मोनोसैकेराइड्स आप बोल सकते हो, तीसरा मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में हो सकता है जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पर मिस हो गया है। आप ये बता सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर दोनों होते हैं, यहां पर दिखाएंगे, ऐसे मैं बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, मैं डिस्क्राइब कर देता हूं इधर। रिड्यूसिंग शुगर दोनों हो सकते हैं, आपका मोनोसैकेराइड भी हो सकता है, डाइसैकेराइड भी हो सकता है। मतलब मोनोसैकेराइड भी आपके, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो भी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एंड कुछ डायसैकेराइड आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कुछ डायसैकेराइड मतलब सभी डायसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, कुछ डायसैकेराइड आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इसे ऐसा भी बना सकते हो कि यहां पर ऐसे ही लिख लो, फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसे लिख लोगे ग्लूकोज, यहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होते हैं। अब मोनोसैकेराइड अभी मैं बता रहा हूं, मोनोसैकेराइड, अब देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इट मीन्स दैट, मैं तो बता दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज, जैसे मैं बात पहले लिख रहा था कि आल मोनोसैकेराइड, जितने भी आल टाइप्स के मोनोसैकेराइड होते हैं ना, सब के सब आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं आल मोनोसैकेराइड, सब के सब मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं कि जैसे जिनको हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके, मतलब जिनका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सके, जैसे आप मान लो सुक्रोज लेते हो, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, वो दो टाइप्स में टूट जाता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, मतलब 2 यूनिट अलग अलग टूट जाता है। C12H22O11 को अगर तोड़ोगे आपको, बट C6H12O6 को तोड़ो, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, कुछ नहीं मिलने वाला, लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो आपका मोनोसैकेराइड कहलाता है। और जैसे कुछ और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे कि माल्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, OSE आ जाए वहां पर ग्लूकोज की बात की जा रही होगी, ठीक है, लैक्टोज हो गया, ये हो गया आपका डायसैकेराइड्स, ये हो गए आपके डायसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स। बातें क्लियर हुई? नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट, सुन सब लोग नोट करिए। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, आप तुरंत कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको ना समझ में आओ, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट, चल तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस के आधार पर अगर इसे हम एक प्रकार से डिस्क्राइब करना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे शुगर हो गया, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इन सभी को, अगर सुक्रोज, तो स्वीटनेस के अनुसार, मतलब मीठा कौन ज्यादा है, कौन कम मीठा है, इस प्रकार से अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूं, स्वीटनेस के अनुसार। तो स्वीटनेस के अनुसार भी इसे 2 प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। स्वीटनेस के अनुसार कैसे? स्वीटनेस के अनुसार आप कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? दैट इज ए शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर एंड नॉन शुगर, एक तो शुगर होगा जो कि मीठा ज्यादा होता है, एक नॉन शुगर होगा जो कि मीठा कम होता है। आप नॉर्मली भी देखते हैं कि जैसे कोई भी मीठा पदार्थ देख लो, वो शुगर होता है,
एंड जो बहुत कम मीठा होता है ना, वो आपका नॉन शुगर में आता है, ठीक है। एंड सैकेराइड केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। सैकेराइड जो होता है, कई लोग सैकेराइड के बारे में नहीं समझ पाते हैं, वो मैं लिख देता हूं नोट का पॉइंट, आप ताकि जानते रहें नोट का पॉइंट, कि जो सैकेराइड होता है, सैकेराइड केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सैकेराइड ना कोई एक प्रकार सा लैटिन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। लैटिन वर्ड एक था सैकेरियम, सैकेरियम एक लैटिन वर्ड था, उससे आपका सैकेराइड बना है। लैटिन वर्ड सैकेरियम या सैकेरम बोल सकते हैं, सैकेरम, कई लोग सैकेरम भी बोलते हैं, ठीक है। सैकेरम, सैकेरम विच मीन्स शुगर। ये याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग तो उनका सर चकरा जाता है, सैकेराइड क्या होता है भाई, सैकेराइड, सैकेराइड बोला जाए तो आपको शुगर के बारे में ही बताया जा रहा है। सैकेराइड मतलब शुगर। सैकेराइड क्या था, एक लैटिन वर्ड सैकेरम से मिलके बना हुआ है, मतलब लैटिन वर्ड सैकेरम था जिसका अर्थ होता है शुगर, इसलिए आप सैकेराइड बताते हो, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। क्लियर, बातें समझ में आई। नेक्स्ट टाइप की चर्चा करें। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेस पर हम इसे कितने टाइप्स के लिख सकते हैं। देखो देखो आपको बार बार ओस ओस आ रहा होगा ना, जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, यहां पर भी ओस आया, ग्लूकोज हो गया, यहां पर भी ओस आया, जहां पर भी OSE ओस दिखे, ओज ओज, ये क्या होता है, ओज मतलब शुगर होता है, हमेशा याद रखना। जिसके वर्ड के आगे ओज लगा हो इट मींस दैट वो शुगर ही है एक प्रकार से, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की बेस पे इसे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, यहां पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल के यहां पर देखो ज्यादातर यही हो जाता है 3 4 5 6, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, सब लोग बताओ, ट्राई, 3 को ट्राई, और शुगर अगर बात की जाए ट्राईओज हो जाता है। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, टेट्रा, और शुगर अगर आ जाए तो वहां पर लग जाता है ओज, तो ए हट जाता है यहां पर ओएस, टेट्रोज हो जाता है। 5 को बोलते हैं पेंटा, लेकिन शुगर की बात करें तो पेंटोज हो जाता है, पेंटोज, पेंटोज। 6 को बोलते हैं हेक्सा, और शुगर की बात करें तो हेक्सोज हो जाता है, हेक्सोज, हेक्सोज, ठीक है। जैसे ग्रुप्स की अगर मैं बात कर लूं, फॉर एग्जांपल की मैं ग्रुप्स की बात कर लूं, जैसे CHO ग्रुप है ना, CHO ग्रुप, इसे बोलते हैं एल्डोज, एल्डोज। एल्डिहाइड होता है, एल्डो ग्रुप होता है, तो एल्डो ग्रुप है तो इसे हम शुगर में अगर हम CHO ग्रुप लगा रहे हैं तो वो एल्डोज बन जाता है, और अगर हम कीटो ग्रुप में ओज लगा रहे हैं तो एल्डोज बन जाता है। कीटो ग्रुप में शुगर की बात करें तो कीटोज बन जाता है, कीटोज, एल्डोज नहीं, कीटोज। यहां पर क्या हो जाता है, जैसे CO ग्रुप ये ऐसे बन गया तो इसे क्या बोलते हैं, कीटोज, कीटोज। बातें समझ में आई। यहां पर लिखेंगे जिसे आपको बहुत अच्छे से डिफाइन हो सके। पहला पॉइंट क्या, इफ ए कार्बोहाइड्रेट्स if a carbohydrates has 4 carbon and 1 CHO group, 1 CHO ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके पास 4 कार्बन है और 1 CHO ग्रुप है, तो उसे हम पढ़ेंगे क्या, देन इट कॉल्ड, तब वो क्या कहलाएगा बताओ जरा मुझको, देन इट कॉल्ड एल्डोपेंटोज, क्या कहलाएगा, एल्डोपेंटोज। ऐसा क्यों, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन होने के बाद ये टेट्रोज होना चाहिए था,
बट पेंटोज क्यों हुआ? क्योंकि एक CHO ग्रुप लगा, 4 कार्बन और एक CHO में भी एक कार्बन, तो एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। ठीक है, बातें समझ में आई? और इसी प्रकार अगर मैं कीटोन की बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए, इफ ए कार्बोहाइड्रेट्स has 5 carbons and 1 कीटो ग्रुप, एक आपका कीटो ग्रुप आ जाए, क्या लिख रहा हूं भाई आज, कीटो ग्रुप, देन इट कॉल्ड, तब ये क्या कहलाएगा बताओ जरा मुझको, क्या कहलाएगा? 5 कार्बन एटम आ रहा है जिसे हम पेंटोज बोलते हैं। अब एक कीटो ग्रुप आ रहा है जिसमें आल्सो आपका एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कीटोन ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटो। सबसे पहले तो कीटो लग जाएगा यहां पर, कॉल्ड कीटो। अब बात ये आती है कि जब आप 5 कार्बन एटम ऑलरेडी लगा चुके हो, एक कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके कीटो ग्रुप में, 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन को आप बोलते हो हेक्सोज, यहां पर लिखाओगे कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आया? 5th टाइप के बारे में चर्चा करें। नोट डाउन कर लीजिए एक बार फटाफट से सब लोग, एक बार फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन करेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्लियर है यहां तक सबको? बहुत अच्छे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के नंबर प्रोडक्ट के बेस पर कितने टाइप्स के ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है? अभी तक जितना पढ़ते आए हैं सबका सब आपका 2 प्रकार से होता था। कौन कौन सा? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार का होता था, एक आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये 2 प्रकार का हो गया। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के टाइप्स में भी 2 प्रकार से ही होता था कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सा? एक आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा रिड्यूसिंग शुगर। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस के आधार पर भी ये 2 प्रकार से ही बताया जाता है। फर्स्ट आपका शुगर होता है, सेकेंड आपका नॉन शुगर होता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेसिस पर भी ये 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? 2 प्रकार से नहीं, उसे हम मेनली 4 लिखते हैं प्रकार से, हम बोल सकते हैं कार्बन एटम के आधार पर कई हो सकते हैं, बट मेनली जो ज्यादा यूज होता है 3, 4, 5, 6, बट कई हो सकते हैं, हेक्सोज, सेप्टोज, ऑक्टोज, तो दैट्स सो ऑन। ज्यादा तो प्रेजेंट C6 होता है ना, मैक्सिमम कंडीशन में मिलता है, बट C12, H22, O11 भी मिलता है। तो कार्बन एटम जितने होंगे उस हिसाब से ये डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के अगर हम बोल दें कार्बन आपका 3 है तो वो ट्राइओज हो जाएगा, कार्बन 4 है तो टेट्रोज हो जाएगा, 5 है तो पेंटोज हो जाएगा, 6 है तो हेक्टोज हो जाएगा, सॉरी हेक्सोज। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन एटम के अनुसार वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब लास्ट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के अनुसार ये 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? इधर देखिएगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट दैट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ये आपके 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? दैट इज ए मोनोसैकेराइड, सबसे पहले मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मतलब बात समझे कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये 3 प्रकार से डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका ओलिगोसैकेराइड एंड तीसरा आप बोलोगे पॉलीसैकेराइड। याद हुआ? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीगोसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड में क्या होता है?
जिसका हाइड्रोलिसिस ना किया जा सके, मैंने पहले भी बता दिया, जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो, जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो। कैसे? मान लो आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, क्या इसका आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो? नहीं टूटेगा ये भाई। तो यहां पर क्या है, डोंट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ये डोंट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इसका। डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि आपका ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से 10 यूनिट दे सकता है। मतलब जैसे कुछ भी हो गया, मान लो मैंने जैसे एक सुक्रोज रखा, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक आपका ग्लूकोज बनता है, दूसरा फ्रक्टोज बनता है, तो ये 2 यूनिट दिया। ऐसे ही आपकी ऐसे कंपाउंड जो कि 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक ग्लूकोज दे सके, ग्लूकोज मतलब एक मोनोसैकेराइड दे सके, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोलिसिस इसका होता है और हाइड्रोलिसिस में ये गिव 2 to 10 यूनिट, 2 से लेकर 10 तक यूनिट अगर जो देता है वो आपका ओलिगोसैकेराइड होता है। एंड पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये 10 यूनिट से ज्यादा देता है, मतलब n नंबर में ये हम कंटेन करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस इसका भी होता है, हाइड्रोलिसिस इसका भी पॉसिबल है, और ये गिव मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट से ज्यादा देता है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें हम, फॉर एग्जांपल की मोनोसैकेराइड में जिसका हाइड्रोलिसिस ना हो सके, सब लोग बताते चलो। फर्स्ट ग्लूकोज, हाँ या ना, इसका आप कर सकते C6H12O6, इसको तोड़ो, कहां टूट रहा है, नहीं टूट रहा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। एंड ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, अब फार्मूला लिखना चाहो, फार्मूला चलो अभी बता देते हैं। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज को तोड़ सकते हो ना, 2 यूनिट देता है सुक्रोज। अरे भाई C12H22O11 है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, कितना देगा, C6H12O6, एक ग्लूकोज देगा, C6H12O6 एक फ्रक्टोज देगा। सिंपल, काउंट कर लो चाहे, 12 कार्बन, 12 12 24, 22 2 24 एंड 6 6 12, 11 1 12, सब बराबर है। तो हाइड्रोलिसिस इसका हो सकता है ऐसे ही। तो आप इसमें लिख सकते हो कौन कौन से आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मल्टोज हो गया, मल्टोज हो गया, एंड रिफाइनोज हो गया, रिफाइनोज हो गया, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी में मोर देन 10 यूनिट्स देता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, जैसे स्टार्च, फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो इसमें स्टार्च, स्टार्च मोर देन 10 यूनिट्स आपको देगा, ठीक है। सेलुलोज हो गया, सेलुलोज ये मोर देन 10 यूनिट्स देगा, इसलिए इसे पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सैकेराइड क्या है, सुगर, सैकेराइड मतलब सुगर, याद रखना, पॉली सुगर, पॉलीसैकेराइड, ठीक। और ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी आपके पॉलीसैकेराइड में आते हैं। ग्लाइकोजन वैसे मोर देन 10 यूनिट्स तो नहीं देता, बट एक प्रकार से देखा गया है कि ये थोड़ा हाई नंबर में देता है, कि मान लो 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, इस प्रकार से ग्लाइकोजन देता है। तो हाई नंबर में जाने के बाद ऑलमोस्ट मान लिया गया तो वो पॉलीसैकेराइड में ही आ जाते हैं, मतलब जो ज्यादा नंबर में देते हैं ना वो पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका फार्मूला सभी का बता दूं, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 सभी जानते हो, फ्रक्टोज का दोनों का यही होता है C6H12O6। राइबोज का फार्मूला आप नहीं जानते हो, बस लिख लो C5H10O5, अभी आगे चलेगा C5H10O5, आगे बताएंगे इसके बारे में। सुक्रोज मल्टोज का फार्मूला सबको पता है, C12H22O11, याद होगा C12H22O11, ठीक है। रेफिनोज, रेफिनोज का नहीं पता होगा, यहां पर लिख लो C18H32O16,
ठीक है। स्टार्च और सेल्यूलोज का फार्मूला कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, C6H10O5 n टाइम्स होता है, ये n टाइम्स, ले जाओ जितनी यूनिट बनानी है, ठीक है, n टाइप्स होता है। और ग्लाइकोजन C24, इसका होता है C24 H42O21। वैसे मतलब 10 यूनिट तक तो भी नहीं पहुंच पा रहा है, बट ग्लाइकोजन क्या होता है, काफी हाई नंबर में जाता है, तो C24 H42O21 मतलब हाई नंबर हो जाता है, इसलिए इसे पॉलीसेकेराइड में रखा गया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, सर ये तो 10 यूनिट से ज़्यादा दे ही नहीं रहा, 4 यूनिट निकाल के दे रहा है। ग्लाइकोजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी कोई 4 यूनिट देता है, कोई 7-8 यूनिट तक देता है, तो ग्लाइकोजन में भी ऐसा होता है, ठीक है। बातें क्लियर हुई सबको? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, समझ में बात आई। अब आते हैं हम ग्लूकोज पर, अब बारी बारी से पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो आज तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज की क्लास ऑलरेडी आधे घंटे से ज्यादा हो चुकी है, एंड अगर अब इससे बड़ी क्लास बनाएंगे तो ग्लूकोज 1 घंटे से ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो ग्लूकोज को ही पढ़ने में आपको 1.5-1.25 घंटे तो चले जाएंगे, तो कुल मिला के 2 घंटे की रेंज में क्लास आ जाएगी। तो इसलिए हम इसे कल के लिए रखते हैं और ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे तो उसी में पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियोज में फिनिश हो जाए ग्लूकोज, ऐसा हमारा करने की हम कोशिश करेंगे, बट देखते हैं जो भी होता है। चलो, सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा आज का ये लेक्चर, और हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएं सब चीज आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और नोट्स चाहिए तो टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको बुक PDF एंड हैंडी टू नोट्स दोनों मिल जाएंगे। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स सबसे अच्छा होता है। पढ़ते रहिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।